हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के हमारा डिटरमिनेंट के अंदर टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन हम स्टडी करने वाले हैं एंड हमने क्वेश्चन नंबर 29 मैंने आपको हिंट दिया था एंड आई होप सो कि आपने बनाया भी होगा। फिर भी हम लोग एक बार 29 नंबर को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू क्या है b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, और ये प्रूव करना है दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट और उसका एक वैल्यू दिया हुआ है ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं। आप लोगों को दिख रहा। चलिए अब हम लोगों को प्रूफ करने बोला और मैंने बोला था आपको ऐसा वैल्यू देख के तुरंत हौच-पौच नहीं हो जाना है। आपको अपने आप पे थोड़ा सा कामनेस और पेशेंस अपने पे रखना है। अब देखिए कैसे क्या करना है हम लोगों को। मैंने आपको हिंट देके बता भी दिया था इनडायरेक्टली कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हिंट क्या था कि हम लोग C1 में C2 और C3 को ऐड करेंगे तो क्या हम लोगों को नया डिटरमिनेंट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, नया डिटरमिनेंट में C1 का वैल्यू चेंज हो जाएगा और चेंज होके क्या हो जाएगा b प्लस बी 2b c प्लस सी 2c a प्लस a 2a। तो ये पहला एलिमेंट है C1 का। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा p प्लस p 2p q प्लस q 2q r प्लस r 2r। इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट का क्या वैल्यू होगा C1 का x प्लस x 2x y प्लस y 2y प्लस z 2z। तो हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, कहां पे हमने चेंजेस लाया, तो हमने चेंजेस अभी C1 में लाया। और किस तरीके का चेंजेस है, तो C1 का जो एलिमेंट तैयार हो रहा है वो किससे तैयार हो रहा है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 से तैयार हो रहा है। क्लियर है। बाकी C2 और C3 को हम एज इट इज लिख देंगे C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब मैंने आपको क्या बोला था, आप ध्यान से देखो, आपको धीरे धीरे करके अपना एम तक पहुंचना है। आप डायरेक्ट छलांग लगा के नहीं पहुंच सकते हो। अब आप देखो कि आरएचएस में जो है आपको 2 इंटू ये लिखा हुआ है और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे C1 में 2 को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि C1 में सारे एलिमेंट में 2 है। तो इसका मतलब अगर हम C1 से 2 को कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा C1 का वैल्यू। ध्यान से देखिए a प्लस b प्लस c, हम लोग इसको अरेंज करके लिख लेते हैं a प्लस b प्लस c। इसी तरीके से 2 अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया, C1 में सारे एलिमेंट से कॉमन लेना है तो ये दोनों भी C1 का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा p प्लस q प्लस r x प्लस y प्लस z। बाकी C2 और C3 सेम रहेगा। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा तैयार हो गया। मैंने आपको बोला था मेरे को लाना क्या, आप ध्यान से देखो B C A, पहले रो में B C और A आना चाहिए। अब कैसे लाया जाए, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है C प्लस A और यहाँ पे क्या है A प्लस B प्लस C। तो अगर क्या हम C2 में काम करें और C2 माइनस C1 कर दे तो किसी तरीके से तो B आ जाएगा।
माइनस बी आ रहा है, तो हम बोलेंगे माइनस बी आ रहा है। बाद में माइनस का कुछ किया जा सकता है, लेकिन बी तो आ रहा है, तो बोलोगे जी सर बी तो आ जा रहा है। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, तो अगर हम C3 में C1 को माइनस करें तो a प्लस बी हट जाएगा, माइनस सी बच जाएगा, तो इनडायरेक्टली मेरे को माइनस सी मिल जा रहा है। तो हम लोग दो काम कर रहे हैं अभी एक ही स्टेप में। क्या कर रहे हैं, पहला काम कर रहे हैं कि C2 में C2 माइनस C1 कर रहे हैं, और दूसरा काम क्या कर रहे हैं, C3 में काम कर रहे हैं। और कैसा काम कर रहे हैं, C3 माइनस C1। तो देखिए अब डिटरमिनेंट चेंज होके क्या आ जाएगा, तो C1 का वैल्यू एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखो, C प्लस ए इससे हटाएंगे, क्या बच जाएगा, माइनस करना है, C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि C1 का एलिमेंट माइनस हो रहा है और तब C2 का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है ना। तो हमने पहले C2 का एलिमेंट लिखा, फिर C1 का एलिमेंट, उससे हमने माइनस किया। तो अब ध्यान से आप देखो, a और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से C और C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोगों को, माइनस बी। तो हमने यहाँ पे माइनस बी लिखा। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, r प्लस पी है, और पहले C1 में क्या है, माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। तो आप ध्यान से देखो क्या बच जाएगा, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, माइनस क्यू। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बचेगा, C2 का एलिमेंट है थर्ड एलिमेंट z प्लस x, और C1 का थर्ड एलिमेंट क्या है, तो माइनस x माइनस y माइनस z, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं C1 के एलिमेंट को, तो हमने माइनस को लगाया। अब आप ध्यान से देखो, x माइनस x कैंसिल हो गया, z माइनस z प्लस z कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा, माइनस y। तो हमने इस स्टेप को किया, तो अब C2 का नया वैल्यू हम लोगों को क्या आ जा रहा है, माइनस बी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई। क्लियर है ना। अब दूसरा स्टेप जो हमने लिखा है वो हम लोग करते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है, C3 में काम करना है। और कैसा काम करना है, C3 माइनस C1। तो ध्यान से देखिए, C3 का एलिमेंट क्या है, a प्लस बी, और C1 का एलिमेंट क्या है, तो माइनस करना है C1 के एलिमेंट, तो माइनस a माइनस b माइनस c। अब ध्यान से देखो आप, प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, प्लस b माइनस b कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस c। इसी तरीके से p प्लस q माइनस p माइनस q माइनस r। तो देखिए प्लस p माइनस p कैंसिल हो गया, प्लस q माइनस q कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस r। z प्लस x सॉरी x प्लस y माइनस x माइनस y माइनस z। ध्यान से देखिए, x माइनस x कैंसिल हो गया, y माइनस y कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस z। तो अब हमारे को ये डिटरमिनेंट, ये दो स्टेप करने से ये मिल गया है। अब आगे क्या किया जाए, आप खुद सोचो। अब आप ध्यान से देखोगे कि हमको यहाँ पे APX लाना है। अब कैसे लाया जाए APX, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस बी और यहाँ पे माइनस सी है। तो अगर हम C1 में काम करें और कैसा काम करें, C2 और C3 को ऐड कर दे, तो क्या माइनस बी और प्लस बी कैंसिल नहीं होगा। इसी तरीके से क्या माइनस सी और प्लस सी कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी सर हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा फिर यहाँ पे बचेगा क्या, तो आप बोलोगे सिर्फ एक एलिमेंट ए बचेगा। क्लियर है ना। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग C1 में काम करते हैं। और कैसा काम करते हैं, C1 में काम करते हैं, C1 में C2 और C3 को ऐड कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखो क्या बच जाएगा, तो C1 का पहला एलिमेंट क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और मैं बोल रहा हूं इसमें आपको आप ऐड कर दो माइनस बी और माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस बी प्लस सी कैंसिल, क्या बच गया हमारा, a। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट क्या है, p q r। इसमें से मैं ऐड करने बोल रहा हूं, ऐड करने का मतलब सिर्फ जो वैल्यू है उसको लिखना है। आप ध्यान से देखो, माइनस क्यू वैल्यू है, तो माइनस क्यू
माइनस आर, तो माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, तो क्या बच गया पी। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, तो आप देखेंगे y और z कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ हम लोगों को क्या बच जा रहा है x। तो ये इस स्टेप को करने के बाद C1 का वैल्यू, नया वैल्यू क्या आ जा रहा है a p x माइनस b, और 2 पहले से था यहाँ पे, तो 2 हमने पहले लिखा, माइनस b माइनस q माइनस y माइनस c माइनस r माइनस z। अब आप बोलोगे सर 2 तो ठीक है, apx तो ठीक है, bqy भी सही है, crz, लेकिन ये माइनस जो c2 और माइनस c3 में लग रहा है वो लफड़ा क्रिएट कर रहा है। तो मैं बोलूंगा भाई साहब c2 में देखो आप तीनों एलिमेंट में माइनस है, तो क्या हम लोग माइनस c2 से नहीं ले सकते? तो आप बोलोगे जी सर माइनस कॉमन हम लोग ले सकते हैं। फिर मैं बोलूंगा क्या यहाँ पे भी C3 में भी माइनस तीनों एलिमेंट में नहीं है? तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पे भी माइनस है, तो मैं बोलूंगा आप उस कॉलम से भी माइनस कॉमन ले लो और फिर जो बच रहा है आप डिटरमिनेंट में लिखो। तो देखिए अब क्या बच जाएगा a p x b q y c r z, और हम लोग क्या जानते हैं 2 इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा +2, और बाकी बात जो डिटरमिनेंट बच गया वो एज इट इज हम लोग लिख देंगे। तो अब देखिए क्या आप जो हम लोगों को प्रूफ करने बोला जा रहा था क्या वो प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? तो आप देखोगे प्रूफ हम लोगों को हो गया है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया हुआ है। प्रूफ करने बोला जा रहा है और एक वैल्यू दिया हुआ है 0, q माइनस पी, r माइनस पी, p माइनस q, 0, r माइनस q, p माइनस r, q माइनस r, 0, और इस पूरे का वैल्यू 0 के बराबर है, ये प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, लेकिन थोड़ा सा हौच पौच लग सकता है कि ये क्या है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है 0, क्लियर है ना? और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं p माइनस q। आप सिर्फ इन दोनों कॉलम को ऑब्जर्व करो तो क्या कुछ रिलेशन आता है, आप ध्यान से देखो। तो अगर हम 0 में से p माइनस क्यू कर दे, क्लियर है ना? तो अगर हम 0 में से C2 के एलिमेंट को माइनस कर दे, इसी तरीके से Q माइनस P C1 का एलिमेंट है तो उसमें C2 का एलिमेंट माइनस कर दे। थर्ड एलिमेंट C1 का क्या है R माइनस P, उससे हम लोग C2 के एलिमेंट को माइनस कर दे। तो अब ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा माइनस P प्लस Q। इसी तरीके से ये क्या हो गया है, ध्यान से देखिए माइनस P प्लस Q। क्या यहाँ पे पहले से ही माइनस P प्लस Q है या नहीं है? तो आप बोलोगे जी सर है। अब यहाँ पे आप देखो R माइनस R कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, यहाँ पे प्लस Q आ जाएगा माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आप ध्यान से देखिए माइनस P प्लस Q। मतलब अगर हम एक काम करें और कैसा काम हो हमारा,
C1 में काम हुआ और C1 माइनस C2 हो गया, तो C1 का वैल्यू क्या आ जा रहा है, आप ध्यान से देखो, माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू। बाकी बात C2 और C3 को हम एज इट इज लिख देते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देखिए, P माइनस पी प्लस क्यू हम लोग कॉमन ले सकते हैं वहां से, तो माइनस पी प्लस क्यू कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, 1 1 1 P माइनस क्यू 0 R माइनस क्यू P माइनस R Q माइनस R 0। क्लियर है, तो हमने कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 1 1 डिटरमिनेंट का वैल्यू बच जा रहा है और 1 1 1 आ जा रहा है। अब क्या किया जाए, आप थोड़ा सा ये सोचो कि आप क्या कर सकते हो। तो मैंने आपको बोला था जिस तरीके से आप जब भी आपको 1 1 1 दिख जाए तो आपको समझना है आपका आधा काम हो चुका है। अब जो काम बचा है वो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 एक्स्ट्रा जीरो लाते हैं, ठीक है ना, हम लोग 2 जीरो लाते हैं इस तीनों 1 के हेल्प से। कैसे लाएंगे वो थोड़ा सा देखिए आप। तो हम लोग R1 में काम करते हैं, R1 माइनस R2, इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं R2 में, और कैसा काम करते हैं R2 माइनस R3। अब देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू, 1 माइनस 1 आगे माइनस पी प्लस क्यू एज इट इज रहेगा, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3। सो अब ये आपको थोड़ा सा काम करना है और आपको ये क्वेश्चन को बनाना है। ये मैं आपको रेंट वर्क में दे रहा हूं, आप सॉल्व करके देखेंगे बनता है या नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 बनाना है आपको। सो यहीं पे हमारा प्रॉपर्टीज का क्लास खत्म होता है, बट हम लोग अभी 2 और क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और ये दो क्वेश्चन है। एक है क्वेश्चन नंबर 11, जो मैंने बताया था डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा कैसे आया है, तो हम लोग इसको दूसरे मेथड से देखेंगे जो बुक में भी दिया हुआ है, और शायद आपको और अच्छे से वो मेथड समझ में आ जाए, तो हम लोग उसको देखेंगे। और फिर एक है क्वेश्चन नंबर ओमेगा वाला था कोई क्वेश्चन, आप एक और क्वेश्चन है। अभी हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। जो क्वेश्चन मैं आपको रेंट वर्क के रूप में देता हूँ वो आपको करना ही करना है, तो आपको घर में एक बार उसको फिर से बनाने का कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को बोल रहा है सो दैट, और एक डिटरमिनेंट दिया है 0 माइनस सी माइनस बी, सी बी 0 ए माइनस ए 0 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, शायद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट में, मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था प्रॉपर्टीज पढ़ाने के टाइम, कि किसी भी डिटरमिनेंट में
हम रो को कॉलम बना सकते हैं, मतलब कोरस्पॉन्डिंग रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम बना सकते हैं, उससे उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। फिर से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग अगर फर्स्ट रो है तो इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकेंड रो है उसको हम लोग सेकेंड कॉलम बना देते हैं, और इसी को मैट्रिक्स की भाषा में ट्रांसपोज बोला जाता है। थर्ड रो है तो इसको थर्ड कॉलम बना देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप नया डिटरमिनेंट तैयार करोगे इससे, तो इससे अगर आप ध्यान से देखें तो नया डिटरमिनेंट हमारा क्या बन जाएगा, 0 C B माइनस C 0 A माइनस B माइनस A 0। तो ये हमारा नया डिटरमिनेंट तैयार हो गया। मैंने आपको क्या बोला था, अगर हम इसको डेल्टा माने तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, तो इसका भी वैल्यू डेल्टा होगा। आप जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू वही आएगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अब हम लोग वो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जब मैंने आपको बोला था कि रो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो 2 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड रो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए नया डिटरमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू, और जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने क्या बताया था आपको कि आपको डिवाइड भी कर देना है उतने से। तो 1/-1 इंटू -1 इंटू -1, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली 3 माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मैटर अलग है कि एक बार हम लोग R1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार R2 से, एक बार R3 से, लेकिन मल्टीप्लाई तो 3 बार हो रहा है -1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इंटू -1 0, माइनस C इंटू -1 C, माइनस B इंटू -1 B। इसी तरीके से ये देखिए ये क्या हो जाएगा, C इंटू -1 माइनस C, 0 इंटू -1 तो 0, माइनस A इंटू -1 तो A, B इंटू -1 तो माइनस B, A इंटू -1 माइनस A, 0 इंटू -1 0। तो देखिए इसको करने के बाद क्या है कि हम लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं बेसिकली। अभी क्लियर है? तो अब आप देखो, अब आप ये आसानी से समझ पाओगे कि ये जो डिटरमिनेंट आया है, आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट डेल्टा था। अब 1/-1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, और +1 इंटू -1 तो -1 हो जाएगा, और 1/-1 क्या हो जाएगा, -1। तो -1 इंटू, और ध्यान से देखो आप, ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट है डेल्टा जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू -1 इंटू डेल्टा। ध्यान से समझिए, हम लोग फिर वही कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस बार अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जो बुक में भी और जो शायद आपको और अच्छे से और इजी वे में समझ में आ जाएगा। हमने सिर्फ क्या किया, वैलिड प्रॉपर्टीज को यूज किया, और यहाँ पे नया हमने कुछ नहीं किया। हमने पहले क्या किया कि हम ये जानते हैं कि हम लोग प्रॉपर्टीज में हम लोग प्रोबेबली ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज था जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू को एक्सचेंज कर लिया, एक डिटरमिनेंट हमने तैयार कर लिया। तो अगर ये इसका वैल्यू डेल्टा था तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी डेल्टा होना चाहिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू दिस हमने लिखा। अब हमने क्या किया कि यहां से ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन हमने R1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, R2 से -1 को मल्टीप्लाई किया, R3 से -1 को मल्टीप्लाई किया। तो -1 मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, ध्यान से देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू, डिवाइड भी करना पड़ा -1 से जितना बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/-1 इंटू -1 इंटू -1, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद सारा का साइन चेंज हो जा रहा है, और सारा का साइन चेंज होने के बाद देखिए ध्यान से, ये डेल्टा है और ओरिजिनल वैल्यू जो है, ये डिटरमिनेंट ओरिजिनल जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके बराबर आ गया। तो हमने यहाँ से लिखा क्या,
डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, और ये क्या हो गया ध्यान से देखिए, डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, सो 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा इज इक्वल टू 0/2 दैट इज 0। तो मैंने आपको उस मेथड में क्या बताया था, डायरेक्ट मैंने माइनस में मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस डेल्टा लिख के दिया था। तो आपको शायद अब और अच्छे से क्लियर हुआ हो, इससे और अच्छे से आपको समझ में आ गया हो कि करना क्या है, कैसे क्या हुआ है। क्लियर है ना? तो आप इसको आई होप आप समझ पाए होंगे। एक और डाउट था आप लोगों का, तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और ये थोड़ा सा अभी जो होने वाला है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हैवी लगे, बट आप समझिएगा क्योंकि ये साइंस का पोर्शन है। तो आप लोगों का बुक का थोड़ा सा नेचर है कि कुछ कुछ टर्म्स, कुछ कुछ टॉपिक आपके साइंस के पोर्शन से दे देते हैं थोड़ा सा होशियारी दिखाने के लिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ देखना और समझना, और हो सके तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर ये एक्चुअली मिल नहीं रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए एक क्वेश्चन था बेसिकली, और वो जो क्वेश्चन था वो एक रिलेशन पे बेस्ड था। वो रिलेशन था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। वो जो 2 into 2 ऑर्डर का क्वेश्चन था, प्रोबेबली मैंने इसमें दिया नहीं है इस सीट में, या फिर आपको एग्जाम्पल में शायद वो क्वेश्चन मिलेगा। तो एक्चुअली हम लोग अभी ये प्रूफ करने जा रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा था सर यहाँ से, क्योंकि बुक में डायरेक्ट वहां पे लिख दिया गया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0, सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1, और आंसर ला दिया गया था 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी उस बच्चे ने पूछा था, एक्चुअली बच्ची थी, बच्चा नहीं था, वो आयुषी थी, तो उन्होंने पूछा था कि सर ये कैसे हुआ और इसका बेस क्या है। हम लोग ये अगर रिलेशन है तो कोई रिलेशन का बेस होगा, तो वो भी बता दीजिए। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ये साइंस का पोर्शन है, तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर रखना है कि इसका आपको ज्यादा यूजेस नहीं है, बट आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं, और थोड़ा सा आपको कंक्लूजन याद रखना है कि हो क्या रहा है। हो क्या रहा है, तो हो बेसिकली ये रहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो चलिए अभी देखते हैं। अभी इसको बोला जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या मतलब होता है, आराम से समझते हैं। x इज इक्वल टू 1 है, सपोज करिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x का पावर q -1 बराबर 0, और यहां से क्या लिखा जा सकता है, x का पावर q -1 का पावर q इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 का पावर क्यूब तो 1 ही होता है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 एक्चुअली होता है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। याद करिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस होता था, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको कहीं पे कॉपी में लिख लेंगे, थोड़ा सा हौच पौच वाला फॉर्मूला है। तो करना क्या है, आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे क्या था हम लोगों का, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हमने क्या लिखा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x, दैट इज इक्वल टू 0।
तो अब मैंने आपको बताया था और ये बार बार मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई भी दो प्रोडक्ट का वैल्यू आपको जीरो दिखा तो आपको अप्रोच क्या लगाना है, तो आपको समझना होगा या तो इसका पहला टर्म जीरो के बराबर होगा या तो इसका दूसरा टर्म जीरो के बराबर होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके जीरो आ सकता है, नहीं तो और कोई चांसेस नहीं है। तो हम क्या मानेंगे कि पहला केस हो सकता है कि ये टर्म जीरो के बराबर हो, तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0, और क्या पता चल गया कि x का वैल्यू क्या है 1 है। क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा मेरे को क्या पता चला कि ये भी हो सकता है कि इसका वैल्यू 0 के बराबर हो। तो बेसिकली हम लोग जो है x का मान निकाल रहे हैं और यही x को बोला जा रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर है ना। और आप देखेंगे ये जो x का वैल्यू निकालिएगा उसी को बाद में हम लोग ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा नेम करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब देखिए यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं, एंड आई होप आप यहां तक समझ पाए होंगे कि हो क्या रहा है। अब आगे आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां से x का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर है। तो इस इक्वेशन का अगर आप बात करो, इस इक्वेशन में a का वैल्यू क्या है, आप ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको a बोला जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो गया। इसी तरीके से x का कोएफिशिएंट क्या है b है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और इसी तरीके से c इज अ कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ c इज +1, तो हमने यहाँ पे क्या किया +1 लिखा। अब हमने क्या पढ़ा है, अब सिंपली हम लोग जो वैल्यू को ऑब्टेन किया, हमने जो वैल्यू को फाइंड आउट किया उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। तो आप ध्यान से देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -b और b का वैल्यू क्या है 1, तो -1 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब क्या हुआ 1 का स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 1 and the value of c is also 1, so 4 into 1 into 1 by 2 into a and the value of a is 1, so ये हमारा x का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से क्या बेसिकली पता चला हम लोगों को कि x is equal to -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 by 2। इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू क्या हुआ होगा, तो ध्यान से देखिए आप, x का वैल्यू -1 एक बार प्लस -3/2 और x का दूसरा वैल्यू, ये जो प्लस माइनस है वो क्या बताता है, याद करिए ये सारी बातें 10th की है। ये जो प्लस माइनस होता था यहाँ से पता चलता था दो रूट होगा, दो वैल्यू x का होगा सिंपल भाषा में। पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक बार प्लस लेके इसको लिखना है और दूसरी बार यहाँ पे माइनस लिखना है। क्लियर है ना। तो हमने इसको ये लिखा। अब आप थोड़ा सा ये देखो, अब हम उस कंडीशन को वेरीफाई करने जा रहे हैं। अब क्या किया गया, सपोज करते हैं इसको हमने w माना, ओमेगा माना। क्लियर है ना। तो ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा इसको फाइंड आउट करते हैं। ओमेगा का वैल्यू क्या है -1 प्लस रूट -3/2। अब हम लोगों को निकालना है ओमेगा स्क्वायर दैट इज -1 प्लस रूट -3 का -3/2 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ये, आप ध्यान से देखो, -1 का होल स्क्वायर दैट इज फिर प्लस रूट अंडर, यहाँ पे b क्या है रूट अंडर -3, तो रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर फिर माइनस प्लस 2 इंटू -1 -3/2 का होल स्क्वायर 4। आपको करना क्या है, सिंपली आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इस पूरे को a मानो और इस पूरे को b टर्म मान लो। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो a का वैल्यू -1 है। क्लियर है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1
रूट अंडर माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 2 इंटू -1 विल बी -2 रूट अंडर -3 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है, तो ये हम लोगों को वैल्यू आएगा। अब आप ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा 1 - 3, सो दिस विल बी -2 रूट -3 बाय 4। अब आप देख सकते हो यहां से क्या किया जा सकता है, 2 को कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 को अगर हम कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा -1 -√3 और डिवाइडेड बाय 4। 2 डिवाइडेड बाय 4 तो 2 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। अब आप देखिए क्या वैल्यू हम लोगों को बच गया -1 -√3 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या यही दूसरा रूट वैल्यू था या नहीं, आप ध्यान से देखो -1 -√3 बाय 2, यहाँ पे -√3 आएगा क्योंकि -√3 है। तो आप ध्यान से देखो ये जो दूसरा रूट है, अगर हमने पहले रूट को पहले वैल्यू को ओमेगा माना तो क्या ये दूसरे वैल्यू को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, तो आप बोलोगे यस सर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट वेरीफाई किया कि अगर हम ओमेगा का स्क्वायर कर दे तो यही वैल्यू आ रहा है। अब आप उस रिलेशन पे जाओ जो रिलेशन था 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं क्या होता है ये क्वेश्चन हमारा। अब हमारा रिलेशन था क्या था 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा इज इक्वल टू 0, और हमने क्या देखा 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 -√3/2 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या है -1 + √-3/2। अब इसका वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए अभी 1 को एज इट इज हम लोग रहने देते हैं, इन दोनों फ्रैक्शन में बेस सेम है 2, तो हमने 2 को नीचे लिखा। अब क्या होगा -1 -√3 -1 + √-3। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिए प्लस √-3 -√-3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 प्लस -1 और -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए 1 -2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां से क्या हुआ रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया कि 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा इज इक्वल टू 0 है। सो यही परेशानी है आपके बुक का, ये साइंस का पोर्शन है, साइंस में क्लास 11th में बताया जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बुक होशियारी के लिए या आप जो बोल सकते हो एडवांस के लिए आपको दे दिया जाता है कुछ पोर्शन उससे रिलेटेड। जैसे हमने देखा था मैट्रिक्स पोर्शन में हम लोगों को बताया गया था, एक पोर्शन प्रूफ करने दिया गया था जो पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पोर्शन था, और ये क्लास 11 साइंस में बताया जाता है। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ये कंसेप्ट याद रखना है कि ऐसा कुछ होता है 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा इज इक्वल टू 0, और ओमेगा को क्या बोलते हैं तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो आज यहीं तक रहने देते हैं, एंड आई होप आप लोगों को टाइप 2 तक अभी तक कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा देन यू हैव टू मैसेज, और आपको बताना है कि सर ये प्रॉब्लम है, जिससे कि डाउट अपने पास नहीं रखना है, सामने वाले के पास ट्रांसफर कर देना है। क्लियर है ना, परेशान भी आप ही होंगे, सब काम आप ही करेंगे, दिक्कत है पढ़ेंगे भी आप ही। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, ध्यान रखिए तब तक अपना।